कहा है कि बेल्जियम में जो फ्रेंच भाषी लोग थे डच भाषा वालों की तुलना में ज्यादा समृद्ध थे और ज्यादा शक्तिशाली भी थे। यानी ये जो 40% लोग थे, मेरी बात प्लीज गौर से सुनना, जो फ्रेंच भाषा बोलते थे ये ज्यादा शक्तिशाली थे, ज्यादा बलवान थे डच भाषियों की तुलना में। यानी संख्या में तो कम थे पर इनकी ये समृद्धशाली थे, ये शक्तिशाली थे। यहां से प्रश्न पेपर 2024 में बना है कि कौन ज्यादा शक्तिशाली था। तो याद रखना, जिनकी संख्या कम थी 40% वाले वो ज्यादा शक्तिशाली और समृद्ध थे, है ना। बहुत समय बीत जाने के बाद आर्थिक विकास और शिक्षा का लाभ पाने वाले डच भाषी लोग इस स्थिति से नाराज हो गए। मेरी बात ध्यान से सुनना कि बहुत समय हो गया, जब बहुत समय हो गया तो जो डच भाषा वाले लोग थे वो लोग कैसे थे, कमजोर थे, समृद्धशाली नहीं थे। तो वो लोग नाराज रहते थे। क्या करते थे, नाराज रहते थे। किस बात से नाराज रहते थे, क्योंकि उनको शिक्षा का लाभ मिल नहीं पाता था, आर्थिक विकास उनका हो नहीं पा रहा था। ठीक, तो वो लोग नाराज रहते थे। अब आगे देखो जरा ध्यान से क्या हो रहा है, ध्यान से देखना क्या होगा। इसी कारण, अब यहां से प्रश्न 2024 में आया था, इसी के कारण 1950 से 1960 के दशक में सामाजिक असमानता, सामाजिक असमानता का अर्थ समझते हो क्या होता है। सामाजिक असमानता का अर्थ हो गया कि भैया उनकी जनसंख्या के रूप में वो उनकी एक तो जनसंख्या कम, क्षेत्रफल भी उनका कम है, किसका, फ्रेंच भाषा वाले लोगों का, लेकिन वो समृद्धशाली हैं। पर डच भाषा वाले लोग कैसे हैं, डच भाषा वालों की संख्या ज्यादा है, तो वहां पे सामाजिक असमानता हो गई, जिसके कारण फ्रेंच भाषा वाले लोगों में और डच भाषा वाले लोगों में तनाव बढ़ गया, लड़ाई झगड़े होने लगे। अब सोचिए, जैसे भारत और पाकिस्तान बट गया। देखिए, पहले भारत पाकिस्तान क्या था, एक ही तो था, आजादी के बाद तक एक ही था, पर बाद में भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गया। क्यों अलग हो गया, मुस्लिम लोगों ने अपना अलग कर लिया, भारत अपना हिंदुओं को लेके अलग रह गया, लेकिन कुछ मुसलमान भाई लोग रह गए थे भारत में, है ना, वो नहीं गए पाकिस्तान। तो वैसे ही सोचिए कि अगर बेल्जियम समझदार देश नहीं होता तो वहां पर भी फ्रेंच वाले अलग और उसके बाद डच वाले अलग, तो डच वाले डची देश बना लेते, फ्रेंच वाले फ्रेंची देश बना लेते, पर ऐसा नहीं हो पाया। देखो मेरी बात गौर से सुनना, मैं आपको बहुत प्यार से और बहुत फनी लैंग्वेज में इसलिए समझा रहा हूं ताकि आप इसको लंबे समय तक कहानी के रूप में याद रखो, है ना। तो मैंने कहा कि इस कारण दोनों लोगों के बीच में तनाव बढ़ गया। इसका सबसे अधिक प्रभाव बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में देखने को मिला। क्यों, क्योंकि वहां तो बेचारे 80% फ्रेंच वाले थे और 20% डच वाले थे। अब तनाव होने लगा, कौन पीटा जाएगा, 20% वाले तो पीटे जाएंगे, फ्रेंच वाले कहेंगे पीटो डच वालों को। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो डच बोलने वाले समूहों की संख्या ज्यादा थी, परंतु ये धन के मामले में कमजोर और अल्पमत थे। ये लाइन अलग से लिखी गई है, इससे मत देखना, ब्रुसेल्स से मत कंपेयर करना। ये बताने की कोशिश हो रही है कि डच बोलने वाले समूह 59% थे पूरे बेल्जियम में, और ये धन के मामले में क्या थे, कमजोर थे और अल्पमत थे। अल्पमत का मतलब कमजोर थे और इनके पास कम पैसा था, है ना। यहां तक बोलो, इतनी बात सभी को समझ में आ गई। एक बार फटाफट से अगर फायर इमोजी हो जाएगी तो मुझे लगेगा कि मेरे बच्चे जो है ना बहुत प्यारी तरीके से मेरी इस कहानी को, एक चैप्टर को बड़े आराम से समझते हुए आ रहे हैं। एक बार जल्दी से बता दो, यहां तक क्लियर है सभी को। चलिए, अब मैंने जितना आपको बताया है इसको एक बार रिपीट करते हैं फटाफट से, 1 मिनट के अंदर फिर श्रीलंका के बारे में बात करते हैं। देखो क्या पढ़ा हम लोगों ने, हमने पढ़ा बेल्जियम एक ऐसा देश है जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है। इसकी जनसंख्या भारत के हरियाणा राज्य से भी कम है। हरियाणा की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास और बेल्जियम की जनसंख्या लगभग 1 करोड़ से कुछ ज्यादा। जनसंख्या के मामले में भी कम और क्षेत्रफल के मामले में भी कम, बेल्जियम की बात मैं कर रहा हूं। और फिर उसके बाद बेल्जियम की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है, और बेल्जियम की जो सीमा है उससे 4 देश लगते हैं। कौन कौन से, जर्मनी, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और फ्रांस।